नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन लेकर हाजिर हूं आपका बेहद पसंदीदा शो खबर दिन भर। खबर दिन भर में हम तमाम अहम खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। आज कौन कौन सी 5 अहम खबरें हैं जिस पर आज हम तफसील से बातचीत करने वाले हैं, विस्तार से आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले संक्षिप्त में आपको बताते हैं 5 अहम खबरें कौन सी हैं। दरअसल आज हम जिक्र करेंगे नो हैंडशेक का। रविवार की वो दुबई वाली शाम थी जब स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। भारत और पाकिस्तान आमने सामने थे। हर नजर स्कोर बोर्ड पर नहीं बल्कि जज्बातों पर टिकी हुई थी। मैच हुआ, नतीजा आया, लेकिन जो नहीं हुआ उसने सबको हिलाकर रख दिया। एक लम्हा जिसने सवाल खड़े किए कि क्या अब क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं रहा, क्या कोई इशारा था खामोशी का। मैदान पर सब कुछ था सिवाय उस एक हाथ के जो नहीं बढ़ा आगे। और अब ये सिर्फ एक मैच की बात नहीं है, इमोशंस की बात हो गई और उसकी गई आगे हो गई। क्यों हैंडशेक नहीं हुआ और हैंडशेक कंट्रोवर्सी पर अब क्या कुछ देखने को मिल रहा है, डिटेल अब से कुछ देर के बाद हम आपको बताएंगे। इसके अलावा एक और अहम खबर का जिक्र करेंगे। जिक्र दरअसल भारत और पाकिस्तान मुकाबले को लेकर ही करेंगे जिसमें रेफरी हटाओ की मांग उठी। दुबई के एशिया कप मैदान में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले के बाद ऐसा विवाद हुआ जो क्रिकेट की दुनिया को हिलाकर रख गया। भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान से हाथ नहीं मिलाया, जिससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को शिकायत भेज दी और मैच रेफरी एंटी पॉयक्रॉफ्ट को तुरंत हटाने की मांग कर दी। सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये खेल का हिस्सा है या फिर राजनीति का नया रंग। इस हाई वोल्टेज ड्रामे की पूरी कहानी, विवाद के पीछे की सच्चाई और आईसीसी की प्रतिक्रिया थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे। इसके अलावा एक और अहम खबर का जिक्र करेंगे। जिक्र एक सुप्रीम फैसले का करेंगे। दरअसल देश की पुरानी आस्था और जमीन से जुड़ा वक्फ संशोधन कानून 2025 सुप्रीम कोर्ट की रोक में फंस गया है, जिसने उसकी कई अहम धाराओं को अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया है। कोर्ट ने धार्मिक संपत्तियों के दावों और प्रशासनिक शर्तों पर सवाल उठाते हुए स्पष्ट किया है कि बिना उचित नियम और दस्तावेज के कोई फैसला नहीं होगा। क्या ये कानून वक्फ की रक्षा करेगा या आम लोगों के अधिकारों पर खतरा बनेगा? इस संवेदनशील मामले की पूरी खबर थोड़ी देर में आपके सामने हम पेश करेंगे। इसके अलावा एक और हम खबर का जिक्र करेंगे। जिक्र विवादित बोल का करेंगे। जब एक विधायक की जुबान से निकलता है 10% कमीशन का बात, तो उसके साथ जुड़ जाता है तलवार रखने का विवादित बयान, तो राजनीति का मैदान अचानक से सुलग उठता है। दरअसल कानपुर की एक शांत सी सभा में हुई एक खुलासे ने हर दिल को झकझोर कर दिया, जहां बीजेपी विधायक महेश त्रिवेदी ने सीधे शब्दों में कहा, हम तो ईमानदारी से 10% कमीशन ले रहे हैं। इस एक बयान ने न केवल विपक्षी दलों को भड़काया है बल्कि पार्टी के भीतर भी हड़कंप मच गया। क्या यह सिर्फ एक गलती है या फिर राजनीति का नया तूफान? पूरे घटनाक्रम की पूरी खबर थोड़ी देर में आपको हम बताएंगे। एक और अहम खबर का जिक्र करेंगे। जिक्र प्याज का करेंगे। क्या रुला रहा है? सोचिए, वो प्याज जिसकी खुशबू से रसोई महकती थी आज मात्र 30 पैसे किलो बिक रहा है। इतनी गिरावट की किसान के आंसू भी नहीं रुक रहे। कुलरूर जो आंध्र प्रदेश में, वहां की मंडी से एक तस्वीर आई है जहां पर खेतों की बेरुखी और मेहनत की बेइज्जती की, जहां किसान अपनी फसल छोड़ने पर मजबूर है। व्यापारियों ने खरीदारी से मुंह मोड़ लिया है। एक तरफ जहां दिल्ली की मंडी में प्याज की कीमतें आसमान छू रही है, दूसरी ओर यहां पर प्याज सड़ रहा है, किसानों का कर्ज बढ़ रहा है। पूरी सच्चाई और किसानों की दर्दनाक दास्तां थोड़ी देर में आपको बताएंगे। इन 5 अहम खबरों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, बताएंगे। जाते जाते आपको बात पते की बताएंगे। लेकिन शुरुआत दरअसल रविवार से करेंगे। रविवार की वो दुबई वाली शाम से करेंगे जहां पर एशिया कप का मैदान था। भारत पाकिस्तान के बीच मुकाबला था और हाई वोल्टेज मुकाबला था। लेकिन ये कहानी सिर्फ क्रिकेट की नहीं थी। मैच से पहले टॉस भी हुआ, मैच के बाद जीत भी हुई और फिर आया वो पल जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। मैदान पर खड़ी दोनों टीमें, लेकिन भारतीय खिलाड़ी पीछे हट गए। हाथ बढ़ाया नहीं, सिर झुका नहीं और एक नई बहस ने जन्म ले लिया। क्या खेल भावना हार गई या फिर देश के सम्मान ने खेल के कायदे तोड़ दिए? पाकिस्तान भड़क गया, कैमरे पर सवाल करने लगा और हर चेहरा हैरान था। आखिर क्यों नहीं मिला हाथ?
भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कैमरे की आंखों में आंखें डालकर कहा, कुछ चीजें खेल भावना से भी बड़ी होती हैं और यहीं से कहानी एक विवाद नहीं, एक संदेश बनी। ये सिर्फ जीत नहीं थी, ये बयान था कि जब हमारे जवान सरहद पर शहीद हो रहे हों तब मैदान पर मुस्कुराकर हाथ मिलाना मजबूरी नहीं हो सकती। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि क्या हैंडशेक जरूरी है? क्या क्रिकेट का कानून इस हाथ को मजबूरी बनाता है? आईसीसी के नियमों को खंगालेंगे तो कोड ऑफ कंडक्ट कहता है कि विरोधी का सम्मान करो, खेल को खेल भावना से खेलो, लेकिन हाथ मिलाना कोई बाध्यता, कोई जरूरी नहीं, बस एक परंपरा है, एक रस्म है जिसे भारत ने इस बार तोड़ दिया। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान राशिद लतीफ कहते हैं कि ये एक धब्बा है, शिव अख्तर कहते हैं कि शालीनता दिखाओ, लेकिन भारत ने कह दिया कि ये फैसला बीसीसीआई और सरकार का है और हम उनके साथ हैं। दूसरी ओर पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा मैच के बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी में नहीं पहुंचते हैं और अब ये विवाद सिर्फ मैदान तक नहीं रहा है, ये मैदान के बाहर की राजनीति और शहादत की गंभीरता से जुड़ गया है। क्रिकेट में जब बल्ला चलता है तो बोलने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन जब हाथ भी ना बढ़े तो बात सिर्फ रन की नहीं रह जाती है, वो एक स्टैंड बन जाती है और भारत ने वो स्टैंड कायम किया है, लिया। जब विरोधी के साथ खेल खत्म होने के बाद हाथ मिलाने की परंपरा टूटी तब मैदान की हवा तक सन रह गई। ये क्रिकेट के इतिहास का वो मोड़ था जब एक साधारण सी ना ने पूरी दुनिया में गूंज पैदा कर दी। मैच भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन बहस शुरू हो चली। क्या खिलाड़ी राष्ट्र के निर्णय से ऊपर हैं? क्या खेल भावना पर हर हाल में सरपरी है? या कुछ हालात ऐसे भी होते हैं जब ना खेलना भी एक खेल होता है और भारत ने वही किया। See, I think we had perfect our government and BCCI, we were aligned together, and rest we came here, we took a call, and I feel we came here just to play the game. I think that's and we gave the proper reply. Hi, so Surya, this is. नहीं ठीक है, कोई बात नहीं सर। देखो कैसा है, it's I feel few things in life are ahead of sportsman spirit also. And I've already answered it. I've told it at the presentation as well that we actually stand with all the victims of Pahalgam terror attack, and we stand with their families, also express our solidarity. Also, as I said at PC, that we dedicate this win to our brave armed forces who took part in Operation Sindoor, and as they continue to inspire us all, we'll try our best whenever. दरअसल क्रिकेट का मैदान था, दुबई में महामुकाबला था, भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया, लेकिन हार के बाद जो हुआ वो किसी स्कोर बोर्ड में नहीं दिखता है। पाकिस्तान की शिकस्त सिर्फ रन से नहीं हुई थी, वो हिल गया था उस एक ना से, उस एक हाथ ना मिलाने की चुप्पी से जिसने पूरे मैदान का शोर चुप कर दिया। भारत ने हाथ नहीं मिलाया लेकिन दिलों को झकझोर दिया और अब पाकिस्तान ने सीधा आईसीसी के दरवाजे पर दस्तक दे दी। हाँ, अब पाकिस्तान की शिकायत आईसीसी से है और निशाना साधा गया है मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट से। पाकिस्तान का आरोप है कि हाथ ना मिलाने की ये गंभीर चूक रेफरी की लापरवाही का नतीजा है। उसने मांग की है कि मैच रेफरी को तत्काल प्रभाव से एशिया कप से हटाया जाए। हालांकि 14 सितंबर की रात दुबई में टीम इंडिया की जीत के करीब पहुंच चुकी थी, लेकिन मैच खत्म होने के बाद जो नहीं हुआ वो आज तक हर मैच में होता आया। हैंडशेक, सम्मान, स्पोर्ट्समैनशिप जिसको कहते हैं। लेकिन भारतीय खिलाड़ी रुके, पलटे और सीधे ड्रेसिंग रूम की तरफ चल पड़े। हाथ नहीं बढ़ाया, मुस्कान नहीं थी और पाकिस्तान वहीं ठहर गया। मैदान पर उस ना मोबाइल शांति में जिसे अब वो हार नहीं अपमान मान रहा है। पीसीबी ने अपनी शिकायत में कहा है कि मैच रेफरी आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट को लागू कराने में विफल रहे। क्रिकेट की आत्मा यानी स्पिरिट ऑफ द गेम की रक्षा नहीं कर पाए हैं और अब मुकदमा आईसीसी में दर्ज हो चुका है। भारत की चुप्पी और पाकिस्तान की तिलमिलाहट के बीच फैसला आएगा खेल के सबसे बड़ी अदालत से। लेकिन सवाल यह है कि क्या रेफरी वाकई दोषी है? आईसीसी के नियमों में कहीं लिखा है कि हाथ मिलाना जरूरी है? हैंडशेक एक परंपरा है ना कि मजबूरी। फिर रेफरी कैसे दोषी? क्या बीसीसीआई का फैसला गलत था? क्या खिलाड़ियों ने जानबूझकर विरोध किया? और क्या हर ना देशद्रोही होती है या फिर वो एक स्टैंड भी हो सकता है?
राशिद लतीफ बोलते हैं कि ये एक दाग है भारत पर। वासित अली का आरोप है कि आईसीसी पर भारतीय दबदबा है। शुएब अख्तर ने कहा कि सियासत और क्रिकेट को अलग रखो, लेकिन भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने तो दो टूक जवाब दे दिया है। कुछ बातें खेल भावना से ऊपर होती हैं। ये फैसला हमारा नहीं, बोर्ड का था और हम अपने बोर्ड के साथ हैं। अब आईसीसी के दरबार में केस पेश हो चुका है और फैसला इस पर नहीं होगा कि हाथ मिला या नहीं, फैसला इस पर होगा कि क्रिकेट किसके लिए खेला जा रहा है, दर्शकों के लिए, खिलाड़ियों के लिए या फिर देश के लिए। जब सरहद पर जवान शहीद हो रहे हों, जब देश के भीतर खून की गर्मी बह रही हो, तब मैदान पर खेल भावना से ज्यादा बड़ा हो जाता है राष्ट्रीय भावना। पाकिस्तान ने गेंद आईसीसी के पाले में भले ही डाल दी हो, लेकिन अब देखना होगा कि क्या आईसीसी केवल खेल के कायदे देखेगा या फिर मैदान के बाहर की संवेदनाएं भी सुनेगा। ये विवाद अब सिर्फ हाथ मिलाने का नहीं रहा है, ये आस्था और आत्मसम्मान का मामला बन चुका है और भारत ने शायद फैसला भी कर लिया है कि अगर हाथ ना मिलाना जरूरी हो तो हम अकेले खड़े रहेंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं। चलिए अब एक और अहम खबर की ओर रुख कर लेते हैं। सोचिए, एक ऐसा कानून जो सदियों से चली आ रही जमीन, संस्कृति और आस्था को छूता हो, लेकिन जब उस कानून की स्याही सूखी भी नहीं हो, तब देश की सबसे बड़ी अदालत ने उस पर अपनी मुकद्दर की मोहर नहीं बल्कि फैसले की बंदिश लगा दी है। हम बात कर रहे हैं वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 की। संसद से पास हुआ, राष्ट्रपति से मंजूरी मिली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से स्टे। इस कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 5 याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं, जिसमें गंभीर आरोप लगे हैं। धर्म के नाम पर जमीन हथियाने के खतरे, व्यक्तिगत अधिकारों के उल्लंघन और बोर्ड के नाम पर सत्ता का केंद्रीकरण। और कोर्ट ने क्या किया? एक के बाद एक उन धाराओं पर ब्रेक लगाया जिनका असर सीधे आम जनता की जमीन, हक और अधिकार से जुड़ा है। सबसे पहले धारा 3R पर रोक, यानी कि अब कोई व्यक्ति सिर्फ इसलिए वक्फ संपत्ति का दान नहीं कर सकता है क्योंकि उसने 5 साल से इस्लाम अपनाया। कोर्ट ने कहा है, धर्म का प्रमाण कौन देगा, कैसे तय होगा कौन मुस्लिम है, क्या सरकार के पास इसके लिए कोई तंत्र है? जब तक कोई ऐसा नियम नहीं बनेगा, ये प्रावधान अमान्य रहेगा। दूसरी बड़ी रोक का जिक्र करें तो वक्फ बोर्ड का सदस्य बनने की शर्त है। कानून कहता है कि 5 साल से इस्लाम मानने वाला ही सदस्य बन सकता है, लेकिन कोर्ट ने साफ कहा है यह शर्त भेदभावपूर्ण है। जब तक राज्य सरकारें इसका सही नियम नहीं बनाती हैं, इस पर शर्त पर स्टे रहेगा। तीसरा झटका अगर देखा जाए तो कलेक्टर की रिपोर्ट का है। दरअसल पहले कोई भी जमीन तब तक वक्फ की नहीं मानी जाती थी जब तक कलेक्टर या प्रमाण ना दे दे कि वो सरकारी नहीं है, उस पर कोई अतिक्रमण नहीं है। अब कोर्ट कहता है कि किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकार पर कोई कलेक्टर फैसला कैसे ले सकता है। ये अधिकारों का केंद्रीकरण है और लोकतंत्र में इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और अब बात होती है बोर्ड की संरचना की, गैर मुस्लिम सदस्य। नया कानून कहता है कि 11 सदस्यों वाले वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम भी हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हो सकते हैं, लेकिन 3 से ज्यादा नहीं हो सकते। केंद्रीय वक्फ परिषद में भी 4 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे, लेकिन कुछ पर रोक नहीं। वक्फ संपत्तियों पर पंजीकरण, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये पहले से लागू था, अब भी रहेगा। हाँ, पंजीकरण की समय सीमा में बदलाव की गुंजाइश जरूर कोर्ट में रखी गई है, लेकिन प्रक्रिया को बंद करने से इनकार कर दिया गया है। वक्फ बाय यूजर हटा, कोई स्टे नहीं है इस पे। पहले ये माना जाता था कि अगर कोई संपत्ति लंबे समय से वक्फ के कब्जे में है तो वो वक्फ की हो जाए। अब नया कानून इस प्रावधान को हटा चुका है, कोर्ट ने इसे जारी रखा है, यानी कि अब कब्जे से वक्फ नहीं होगा, दस्तावेज दिखाना होगा। और आखिर में ये कानून 3 अप्रैल को लोकसभा और 4 अप्रैल को राज्यसभा में पास हुआ था। तब शायद किसी ने नहीं सोचा था कि 5 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट इसकी कुछ धाराओं को रोक देगी। अब लड़ाई लंबी चलेगी, लेकिन सवाल एक ही रहेगा, क्या वक्फ कानून के नाम पर देश के आम लोगों की जमीन,
अधिकार और न्याय को चुनौती दी जा सकती है? क्या ये कानून सच में धार्मिक संपत्तियों की हिफाजत का जरिया है? फिलहाल अस्थायी रोक लगाई है, जो तब तक जारी रहेगी जब तक कि इस पर अंतिम फैसला नहीं आ जाता। ये फैसला न सिर्फ वक्फ बोर्ड से जुड़े प्रशासनिक तंत्र को झकझोरने वाला है, बल्कि ये देश में कानून के धर्मनिरपेक्ष संतुलन की नजाकत को भी उजागर करता है। अब आप ये देखिए कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि 5 साल का जो एक्ट में था कि उसको 5 साल मुसलमानों ने दिखाना पड़ेगा, वो कंप्लीट स्टे नहीं है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि रूल्स को अगर फ्रेम कर देते हैं तो फिर वो लागू हो जाएगा, रूल्स बना देंगे। हमारा शुरू से बोलना यह है कि किसी भी धर्म में कोई भी शख्स अपने धर्म को या किसी और के धर्म को जब देता है तो यह कानून नहीं है। अब मिसाल के तौर पर अगर कोई मुसलमान हुआ है और वो किसी और धर्म को देना चाह रहा है तो उस पर कानून नहीं है। और भारत के संविधान में आर्टिकल 300 के तहत मेरी प्रॉपर्टी में किसी को दे सकता हूं। तो सिर्फ यही धर्म के मानने वालों के लिए इस तरह का प्रोविजन बनाना, और हम बीजेपी के सरकारों से पूछना चाहते हैं कि आप देश को डेटा दे दीजिए कि किसने धर्म बदल के वक्फ को दिया है प्रॉपर्टी। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को पूरा सुनवाई करके जो आज ऑर्डर पास किया है, मैं इसका स्वागत करता हूं। सुप्रीम कोर्ट को पूरा विषय का जानकारी है, बहुत विस्तार में पक्ष रखा। सरकार की ओर से हमारे सॉलिसिटर जनरल ने विस्तृत रूप से एक्ट में जो प्रावधान है और उसका मंशा, सरकार का जो सोच है, उसको भी सुप्रीम कोर्ट में रखा है। Welcome what the Supreme Court has done today. The Supreme Court in one stroke has actually taken the fangs of the Waqf Amendment Bill. The Supreme Court has stated some of the most contentious provisions. The first point is that you do not have to be a practicing Muslim for 5 years before you can make your properties Waqf properties. I think that provision was draconian. That has been taken care of. The fact that the Supreme Court very categorically has said that the DM or the collector will have no. जब भाषणों की आंच चढ़ती है और कैमरे जगमगाते हैं और शब्दों के बीच राजनीति छुपी धड़कती है, तब सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक सवाल घुसाता है, क्या जो कहा गया है उसी में सच्चाई है? दरअसल कानपुर के किदवई नगर से एक खबर जो सामने आई, जिसने एक शांत सी सभा को तूफानी बना दिया। बीजेपी विधायक हैं महेश त्रिवेदी। उन्होंने एक कार्यकर्ता को बैठक में कह दिया कि विधायक को तो ईमानदारी से 10% कमीशन मिल रहा है, लेकिन तुम लोगों को क्या मिल रहा है? ये बात जैसे ही सोशल मीडिया पर फैली, हलचल हुई। विपक्ष फूंकने लगा भ्रष्टाचार का टोरंडो। समर्थक ये बोले, सच तो बोल दिया। विरोधी खड़े हो गए, स्टैंड ले लिया, पर ये स्टैंड सही है या गलत, लेकिन कहानी है खत्म नहीं। दरअसल महेश त्रिवेदी ने एक और बयान दिया, हिंदुओं को अपनी सुरक्षा करनी चाहिए, हर घर में तलवार रखनी चाहिए। और अगर उन्होंने जानवरों का उदाहरण देते हुए कहा कि कम से कम जानवरों को सींग तो होता है, तो लोगों ने पूछा कि क्या यही नेताजी की सोच है? धर्म, सुरक्षा और संस्कृति के नाम पर बयान दिया, राजनीति में आग लग जाती। बहरहाल अब सवाल यह है कि क्या विधायक ने सार्वजनिक अपेक्षाओं की सीमाएं पार कर दी है? क्या कमीशन लेना किसी कानूनी प्रावधान में आता है या फिर सिर्फ आरोप है? दरअसल कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि पार्टी स्तर पर स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री अनूप गुप्ता ने कहा है कि मामला गंभीर है, जांच होगी, अगर कोई दोषी सिद्ध हुआ भविष्य की कार्रवाई तय हो। वहीं विपक्षी दलों ने इसे भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा बता दिया। कहा जा रहा है कि सरकार की पारदर्शिता नीति पर बड़ा संकट अब खड़ा हो गया। सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है ये कि लोगों की नाराजगी भी बढ़ रही है, लेकिन अभी तक महेश त्रिवेदी की तरफ से कोई भी
प्रतिक्रिया नहीं आई। साफ नहीं कहा गया कि 10% कमीशन वास्तव में किस काम में लगता है। जल आपूर्ति, सड़क निर्माण, पंचायत कार्यक्रम, एमएलए फंड, वीडियो में सबूत है लेकिन दस्तावेज नहीं है। लेकिन ये देखना होगा कि पार्टी अब क्या करती है। क्या ये बयान सिर्फ बयान भर है या इसके पीछे कोई ठोस कार्रवाई होगी? क्या सुप्रीम या फिर न्यायालय जो है वो हस्तक्षेप करेगा? क्या निर्वाचन आयोग की जांच होगी? सबसे बड़ा सवाल है कि क्या जनता इस कमीशन की कबूली को भूल जाएगी? क्या ये राजनीतिक बम होने वाला है जो चुनावी मकान हिलाएगा? क्योंकि जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो के जरिए ही दरअसल ये बयान सामने आया। सुनिए। मिले उसमें हम सब लोग समाहित रहें, और अगर हम लोग नहीं समाहित रहते हैं तो हमें तो तब भी तनख्वाही मिल रही है और 10% के विधायक निधि का कमीशन भी मिल रहा है। ईमानदारी की बात तो ये है। तुम लोगों को क्या मिल रहा है? तुम लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। तो कम से कम मानव का ही कमा के हम लोग चले जाए ऊपर, तो क्या दिक्कत है? जरा सोचिए, आप सब्जी मंडी जाएं और दुकानदार कहे भैया 30 पैसे किलो प्याज है। आप चौंकेंगे, हैरान होंगे और शायद हंस भी पड़े। लेकिन जिस किसान ने अपनी 4 महीने की मेहनत, हजारों रुपए और तो और रात दिन एक करके वो प्याज उगाया हो, उसके लिए ये मजाक नहीं होगा, ये तमाचा है। उसकी उम्मीदों पर, उसके परिवार पर और सबसे बढ़कर उसके अस्तित्व पर। दरअसल कुरनूल जिला आंध्र प्रदेश में पड़ता है। यहाँ पर प्याज मंडी, जहाँ किसान अपने ट्रैक्टर में टन टन प्याज लेकर आते हैं लेकिन वापस खाली जेब और भरे हांसुओं के साथ जाते हैं। यहाँ प्याज का दाम गिरकर 30 पैसे प्रति किलो तक पहुँच गया, यानी कि 3 रुपए में 10 किलो। और फिर कोई खरीदार नहीं, फिर भी यहाँ पर कोई खरीदार नहीं। सोचिए, एक वक्त था जब यही प्याज 6,000 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा था, यानी कि 30 रुपए, आज वो 30 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा है। बाजार की इस बेरुखी ने किसानों को न केवल कर्ज में डुबो दिया है बल्कि उन्हें अपना अन्न फेंकने को मजबूर किया। सरकार ने मार्कफेड के जरिए प्याज 1200 रुपए प्रति क्विंटल खरीदने का ऐलान किया। 5,000 टन प्याज खरीदा भी गया, लेकिन उसमें से भी 3,000 टन आज भी मंडी में पड़ा सड़ रहा है। क्यों सड़ रहा है? क्योंकि व्यापारियों को ये भी महंगा लग रहा है। और दिल्ली, देश की सबसे बड़ी आजादपुर मंडी में आज प्याज का दाम तकरीबन 500 से 1750 रुपए प्रति क्विंटल है। वही प्याज, वही मेहनत, लेकिन आंध्र प्रदेश के कुरनूल के किसानों को सिर्फ 30 पैसे किलो आखिर क्यों मिल रहा है? दरअसल बारिश ने जैसे किसानों की आखिरी उम्मीद पर भी पानी फेर दिया। खेतों में नमी बढ़ गई और प्याज सड़ने लगा। कुरनूल मंडी में किसान फसल लेकर आते हैं और वापस ट्रैक्टर पर प्याज की, एक तरीके से कहें तो, लाशें लेकर लौट जाते हैं। सिर्फ फसल नहीं सड़ रही है, दरअसल यहाँ पर अब भविष्य सड़ रहा है, उम्मीदें भी सड़ रही हैं और एक दिन शायद हम सबका भरोसा भी सड़ जाएगा। क्या ये वही देश है जो जय जवान जय किसान के नारे लगाता है? क्या ये वही भारत है जो अपने किसानों को अन्नदाता कहता है? अगर हाँ, तो ये अन्नदाता सड़कों पर आखिर क्यों है? मंडियों में क्यों रो रहा है? सरकार कहती है एमएसपी है, योजनाएं हैं, सपोर्ट है, लेकिन जब जमीन पर एक किसान को अपने ही खेत के पैदावार को फेंकना पड़े तो ये सपोर्ट नहीं, ये सिस्टम की नाकामी का सबूत हो जाता है। ये सिर्फ प्याज की नहीं बात किसान की, ये दरअसल सिर्फ प्याज की ही नहीं, किसान की भी सड़क है। और अगर आज भी हमने आंखें मूंद ली तो कल मंडियों में सिर्फ प्याज नहीं, हमारा अंतिम संस्कार भी बोला जाएगा 30 पैसे प्रति। चलिए अब जाते जाते आपको आज की बात पते की बताते चलते हैं। आज की बात पते की है। दरअसल हर किसी की अपनी कहानी होती है और हर कहानी में उम्मीद की एक किरण जरूर होती है। चाहे हालात जैसे भी हों, हम उस किरण को साथ लेकर चलें, क्योंकि असली ताकत तब है जब हम मिलकर लड़ते हैं, गिरते हैं, फिर उठते हैं और आगे बढ़ते हैं। और यही तो हमारा असली सफर है। तो यही बात दरअसल आज पते की है। फिलहाल इस बात पते की के साथ मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। बेहद शुक्रिया आप सभी का।